Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑब्वियसली यहाँ से लेके आप 5 से 6 दिन आप जनरली कहीं पे भी रहो, न्यूज़पेपर रहो, रेडियो पे रहो, टीवी में रहो और कहीं पे भी रहो, आप सुनेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड न्यूज़ आते रहेंगे। और द बेस्ट पार्ट इसमें क्या है, आपको इतने ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होंगे थ्रू आवर लेक्चर्स कि आपका इकोनॉमी थोड़ा बहुत हम तराशेंगे, एक पॉलिश करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ माई मेन इंटेंशन, आपकी इकोनॉमी बेस्ट हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। और जब भी कॉन्सेप्ट बोलना है मैं आपको एज यूजुअल बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा उसको। ठीक है, आज का हमारा आर्टिकल है फोकस्ड, ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि आने वाले दिनों में हम इकोनॉमी ही रिलेटेड ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। और ऊपर से वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू, एक अनदर अनाउंसमेंट भी है दोस्तों, सुनिए। ओके, दैट्स पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इज हम इकोनॉमिक सर्वे के भी चैप्टर वाइज करते रहेंगे सो दैट 1-2 महीने के अंदर हम पूरे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो मैं उसका एक प्रॉपर्ली शेड्यूल दूंगा आपको। हफ्ते में हम कौन से दिन, वेडनेसडे, सैटरडे, ऐसा कुछ एक अल्टरनेट 2 दिन के गैप में हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वाइज भी पूरे ख़त्म करेंगे। मेरा एक ही इंटेंशन है कि बजट से इकोनॉमिक सर्वे से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। अगर आ गए तो मेरे जो बच्चे हैं जो हमेशा मुझे देखते हैं वो लिख लेना। दैट इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट मी। ठीक है, लेट अस गो अहेड। ओके, तो ये आर्टिकल था हिंदू बिजनेस लाइन में। ये आर्टिकल का ये इस तरीके से था वो। ओके, हाई ऑन ग्रोथ। ओके, हाई ऑन ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है बट लो ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। अभी क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे के लेक्चर में ये सब आप सुनते रहेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। आप बिना देखे, ये जो चार्ट में है वो ये ना देखें, आप यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए। ओके, आपके फादर की इनकम है 10,000 रुपये, बट आपके घर के पूरे खर्चे हैं 20,000 रुपये। ठीक है, आपके पूरे घर के खर्चे कितने, 20,000 रुपये, फादर की इनकम कितनी है, 10,000 रुपये है, तो 10,000 डैडी को कम पड़े। ठीक है, 10,000 डैडी को कम पड़े। सो डैड क्या करे, उनके दोस्त के पास है या बैंक के पास है, ये लेके गए हैं। ओके, लोन लेके आए हैं। ओके, लोन लेके आए हैं और 10,000 रुपये में 10,000 मिलाए, उनकी तनख्वाह 10,000 का लोन और आपके जो भी बेसिक नेसेसिटीज है आपके घर के वो फुलफिल हो रहे हैं। अभी चलो ये हुआ था जनवरी का महीना, अभी फरवरी का महीना आ गया। फरवरी में डैडी की सैलरी कितनी है, 10,000 है। ठीक है, फरवरी में डैडी की सैलरी कितनी है, 10,000 है, बट ये 10,000 में 1,000 रुपये डैडी इंटरेस्ट बन रहे हैं। डैड क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट बन रहे हैं, जो कि आप पिछले महीने में जो 10,000 का लोन लिए थे ना उसका इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो एक्चुअली में फादर के पास बचे कितने पैसे, 9,000 बचे। ओके, और खर्चे तो उतने ही है 20,000। ओके, अभी डैडी को चाहिए 11,000 एक्स्ट्रा, 11,000 एक्स्ट्रा। फिर आप लोन लेंगे, फिर डैडी की सैलरी होगी मार्च में, फिर 10,000 ही होगी, फिर 2,000 रुपये जाएंगे लोन में, 8,000 आ जाएंगे। सो इस तरीके से क्या होगा, स्लोली आपका घर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। राइट और रॉन्ग, आपका घर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। आमदनी आप जितनी भी कमाएंगे पूरे इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जा रहे हैं। कहाँ पे चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जा रहे हैं। तो आपके पास, आपके फादर के पास कुछ बचे ही नहीं कि सस्टेन कर सकें आपकी फैमिली को। राइट और रॉन्ग, यही होता है फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ते गया तो। गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स है, अगर ये बढ़ते गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब रेवेन्यू कम है, गवर्नमेंट का पैसा कम आ रहा है बट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट LIC के शेयर्स बेचेगी, सेल के शेयर्स बेचेगी, इसरो के शेयर्स बेचेगी। ये शेयर्स ऐसा करके तो ये पैसे गवर्नमेंट रेस करेंगी, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सो गवर्नमेंट के जो भी नेशनल वेल्थ है वो प्राइवेट के हाथों में चले जाएगी। जो DPSP बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना है हमें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी देयर अंडर आर्टिकल 37 आई गेस, इफ आई एम नॉट राइट प्लीज करेक्ट मी द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वो तो आपका काम है। तो 37 आर्टिकल में मेरे ख्याल से ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ओके, स्टेट के पास रिसोर्सेस होना चाहिए। बट अगर इस तरीके से चलता रहा तो प्राइवेट पीपल को हम खुद ही दे रहे हैं वेल्थ, इंडिया की वेल्थ और हम खुद ही दे रहे हैं। राइट, तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो ये नहीं करें तो फिर क्या करें, तो गवर्नमेंट और एक काम कर सकती है, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास से ले सकती है लोन। ओके, अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के पास से लेंगे तो वर्ल्ड बैंक और IMF बोलेंगे कि ठीक है, आपके इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो, दूसरे प्रोडक्ट्स को आने दो फ्री में, और आपके भी प्रोडक्ट्स ओके
आपके जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको आप सब्सिडीज मत दो, तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इनके इन्फ्लुएंस से हमें पॉलिसी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, और हमारे ऐसे बढ़ते गए तो कल को लोग क्या समझेंगे, ओके, जो भी पैसे देने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट से हम लोन लेने वाले हैं, वो समझेंगे अरे भाई इनका तो आमदनी ही कम होगी, ये हमें क्या इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, राइट और रॉन्ग, क्या इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। जैसे कि आपके फादर की सैलरी 10,000 थी, ओके, और ऑटोमेटिकली 9,000 होगी, 8,000 होगी, रियल इनकम, दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम, क्योंकि जो भी इनकम 10,000 है, ऑलरेडी 2,000 तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था, तो इनकी 8,000 ही होगी, ठीक है, 8,000 ही होगी। तो इस तरह से आप समझिए कि ऐसा अगर मैं किसी का पोजीशन ऐसा देखा, इफ आई हैव सीन ए पोजीशन ऑफ ए पर्सन लाइक दिस, क्या मैं उनको लोन दूंगा? मैं उनको लोन नहीं दूंगा। अगर लोन भी दूंगा तो मैं हाई इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जल्द से जल्द मेरा पैसा रिकवर हो जाए, राइट। अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, फिर इन्फ्लेशन होगा, फिर डिवैल्यूएशन हो जाएगा करेंसी का, ओके, और वी विल सफर ए लॉट, हम बहुत सारा सफर करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में एक ही जगह पे आपको बोल दिया हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको मेरी रफ्तार में ओके कुछ बदलाव चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत लूसिड वे में है, इट्स नॉट ए बिग डील एट ऑल, ठीक है, गौर से सुनिए, हो जाएगा। ओके फाइन। और एक भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेरे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस, ओके, और इसको बोलते हैं फिस्कल प्रोलीगेसी, समथिंग ऐसे ही बोलते हैं, ओके। सो बट ये याद रखिए, फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस इसका मतलब क्या है? फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, ओके, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इतना, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रहो एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं होना है कि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। जो मैं अभी इतना बड़ा आपको एग्जांपल दिया हूं वो फिस्कल प्रूडेंस का ही है। अगर रेवेन्यूज कम आ रहे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते जा रही है तो आपकी पूरी इकोनॉमी अनसस्टेनेबल हो जाएगी, आप कुछ प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहेंगे, अब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, ओके, सो इट विल बी ए क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लाना है, इतना आप मालूम, अब इतना आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ओके। तो फिस्कल प्रूडेंस आप जब कर रहे हैं, जब आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो आप ये दिमाग में रखिए कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप हद से ज्यादा ना हो, ये एक लिमिट में रहो। ये लिमिट में लाने को ही बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, ये लिमिट को लाने के लिए ही बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। बोलिए आप फिस्कल कंजर्वेशन बोलिए, दो भी एक ही है, दो भी एक ही है। सो बहुत सारे आपको मैं कॉन्सेप्ट्स अभी तो समझा दिया हूं। सो लेट अस गो एट, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो अभी का बजट है, ये अभी के बजट में गवर्नमेंट इज मोस्टली फोकसिंग ऑन, ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे आपके कंट्री में एसेट बनते हैं। ये देखो, आप ये शीख दिख रही है आपको, ये आयरन रॉड दिख रहे हैं, ये एक फ्लाईओवर लग रहा है, फ्लाईओवर सालों साल रहेगा। सो कौन सा भी एक्सपेंडिचर एक एसेट बनाने में लगा, ओके, एंड द एसेट विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक सेस जोन बनाती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट डैम बनाती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट मेट्रो बनाती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या, सो अभी के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज्यादा फोकस है। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू डेवलप व्हाट? इंटरेस्टेड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करना है गवर्नमेंट को? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है इंडिया का, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा फोकस दिया गया है इन दिस बजट। ओके, गवर्नमेंट के पास दो इंपॉर्टेंट इशू है, आप समझो, या दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इशू बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, दो भी एक ही है, ओके। अकॉर्डिंग टू हमारे रंगाराजन साहब के हिसाब से उन्होंने इशू बोले, बट मैं इसको ऑब्जेक्टिव की तरह देख रहा हूँ। गवर्नमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजनेबल ग्रोथ होना चाहिए 2022 और 23 में, ये फाइनेंशियल ईयर में, जो अप्रैल 1 से शुरू होगा, 2022 अप्रैल 1 से जो शुरू होगा, आने वाले सेकंड मंथ में जब शुरू होगा, अप्रैल 1 2022 से लेके मार्च 31 2023 तक चलेगा। तो ये जो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इसमें हमें चाहिए रीजनेबल ग्रोथ। ऐसा नहीं कि 4% 5% है, अच्छी सी ग्रोथ चाहिए 7-8%, जिससे पूरी इकोनॉमी में अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन आए, ओके, और अपने लाइवलीहुड्स और अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी थोड़ी कम हो। तो ये मिनिमम एक रीजनेबल ग्रोथ चाहिए अपने को, और ये रीजनेबल ग्रोथ को हायर ग्रोथ पे सस्टेन करने का भी काम गवर्नमेंट का ही है आगे के सालों में। ओके, पहले तो ट्रैजेक्टरी पे लाना है, पहले तो एक रीजनेबल ग्रोथ लाना है जो कि इकोनॉमी को हेल्प हो, आपको हेल्प हो, मेरे को हेल्प हो, गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट के फिजिकल कंसोलिडेशन हो,
ओके, रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर में गैप कम हो, आपकी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आए, हम और अच्छी तरीके से कमाएं, ओके, और जिसको जॉब नहीं है उनको जॉब आना शुरू हो जाए, ओके, जो माल न्यूट्रिशन है माल न्यूट्रिशन कम होना शुरू हो जाए। तो एक पहले तो जंप लाना है, एक तो एक रीजनेबल ग्रोथ में जाना है, फिर रीजनेबल ग्रोथ आने के बाद में वो हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हम सस्टेन करना है। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के पास। ओके, इशू क्या है, गवर्नमेंट का मेन फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, क्यों, और ये दे आर गोइंग टू अचीव थ्रू प्रूडेंट फिस्कल फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, उनके पास उतना रेवेन्यू नहीं है बट ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर कर रही है। ओके, एंड दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी कर रहे हैं, जो भी मेट्रो एक्सेट्रा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो पैसे कम है उनके पास, बट ज़्यादा पैसे यूज़ करके, ज़्यादा पैसे कहीं से तो भी ग्रांट्स रहो, लोन्स रहो या डिस इन्वेस्टमेंट रहो, बहुत सारे वेस है जिससे गवर्नमेंट पैसे रेज करती है। ओके, वो वेस एंड एडवांसेस के वेरियस मेथड्स गवर्नमेंट यूज़ करके कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, एसेट बनाना चाह रही है, मगर गवर्नमेंट के पास उतने रेवेन्यूज नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम प्रूडेंट फिस्कल फ्रेमवर्क। प्रूडेंट का मतलब है ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, ओके, रेवेन्यूज कम है, ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, बट ये प्रूडेंट फिस्कल फ्रेमवर्क इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। ऐसा नहीं होना कि पूरी इकोनॉमी पूरी खराब हो जाना, जो मैं फादर का एग्जांपल बोला वो वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा घर तबाह हो जाना नहीं चाहिए। तो आप कर रहे हैं, करते रहिए, थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर छूट है, थोड़ा बहुत गैप आने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रूडेंट जो आपकी मेंटालिटी है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, रेवेन्यू कम भी रहे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे करेंगे करेंगे, जो भी थॉट प्रोसेस है दैट इज ओके, बट मेक श्योर दैट कंसोलिडेशन का भी आप कुछ ना कुछ देखिए। ऐसा मत करिए कि एक्सपेंडिचर जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आए और इंडिया में पूरा कुछ रही ना। ओके, government but attempting, that is what I am saying, government is attempting to reduce what, fiscal deficit, okay, but the road map of fiscal consolidation is not clear। government तो बहुत खुले हाथों से पैसा स्पेंड करने के लिए रेडी है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट आप क्या कर रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए, वो गवर्नमेंट क्लियर नहीं है उसके बारे में। ओके, इकोनॉमिक सर्वे का एस्टिमेट है कि हमारी ग्रोथ आने वाले फिजिकल ईयर में रहेगी 8 to 8.5% तक रहेगी। ओके, बट इकोनॉमिक सर्वे में ये नहीं बोला गया है कि ये अचीव कैसा होगा, ठीक है। और सेकेंड हाफ ऑफ दी लास्ट फिजिकल ईयर, बोल तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद 6 महीने के बाद में, ओके, अक्टूबर सेकेंड हाफ ऑफ दी 2021 to 2022 फाइनेंशियल ईयर, ओके, देयर वाज नो बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट मींस बेस बोल तो 5, अगर 5 अगर बेस है तो वहां से इंप्रूव होना, 4 अगर बेस है वहां से इंप्रूव होना। तो सेकेंड हाफ ऑफ दी लास्ट फिजिकल ईयर में कुछ भी बेस इफेक्ट नहीं हुआ। 5 अगर थी तो ग्रोथ 5 ही रही, 6 अगर थी तो ग्रोथ 6 ही रही, तो कुछ इफेक्ट गिरा नहीं। ओके, एंड द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट वाज ओनली 5.6%। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? ओनली 5.6%। ओके, जब इतना कम अपनी ग्रोथ थी और ये 8 to 8.5 होने वाली है, इतना ज़्यादा जंप 5 से लेके 8 to 8.5 जंप होना थोड़ा अनरियलिस्टिक दिख रहा है हमारे रंगराजन साहब को। ऐसा नहीं होगा वो कह रहे हैं। ओके, द ग्रोथ में बी इन द रीजन अराउंड 7 to 7 पॉइंट हो सकती है हमारे रंगराजन साहब के हिसाब से, ठीक है। बजट के कैलकुलेशन द की पैरामीटर हाउएवर इज नॉमिनल ग्रोथ रेट। अभी का जो ग्रोथ रेट है, अभी के जो प्राइसेस पे जो भी वैल्यू आती है अपनी जीडीपी के, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्रोथ रेट। आज के दिन ये जो रिचल पेन है ये कितने में है, आज के दिन ये शवर जेल कितने में है, आज के दिन ये घड़ी कितने में है। ओके, अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। और बजट कैलकुलेशन में रियल जीडीपी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं लेते हैं, ये नॉमिनल जीडीपी को ज्यादा देखते हैं। ओके, सो बजट कैलकुलेशन मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, नॉमिनल ग्रोथ रेट। अभी कितना ग्रोथ हुआ है, लास्ट ईयर का प्राइसेस पे अभी प्राइसेस पे कितना ग्रो हुआ है। द बजट हैज अज्यूम्ड ए नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 11.1%, इतना अच्छा हुआ है। ओके, विच इंप्लाइज ए वेरी लो इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है 6% पे। ओके, नॉमिनल ग्रोथ रेट रहा है 11% पे। बोले तो आपकी सैलरी बढ़ी है 11 रुपए, बट इन्फ्लेशन बढ़ा है 6 रुपए, तो यहाँ पे ओके है, समझ सकते हैं कि 11% बढ़ने से, ओके, 6% बढ़ने से आपको थोड़ा बहुत फायदा है। तो ये अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन को हम ओवर राइट कर दिए अपनी नॉमिनल ग्रोथ से, ठीक है, दैट इज फाइन। द मोर रियलिस्टिक एजम्पशन फॉर द बजट वुड हैव बीन ए नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 13%। अगर 13% लाइक 6 का डबल 12 या 13 ऐसा होता था ना, तो बल्ले बल्ले होती थी इंडिया में, किसी को इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं होता था। और सब लोगों के पास जो भी इन्फ्लेशन का जो बास्केट है, जो भी जो कमोडिटी बास्केट है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक हाउस होल्ड के पास वो पूरे फैसिलिटीज हो सकते थे। आइडियली 13% सही था, बट खैर कोई बात नहीं, 11% आया, ये भी अच्छा है। बेसिकली 11% 6% से, तो 6% इन्फ्लेशन से तो बेहतर ही है, डबल ही है, ठीक है। ओके, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस देखिए। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास पैसे आता है, जो भी पैसा आता है हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू।
गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्लासिफाइड है टैक्स रेवेन्यू में। जो टैक्स में पैसा आता है उसको टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। टी आर जो टैक्स में नहीं आता है, जैसे कि फीस है, चार्जेस है, यूपीएससी की फीस है, ओके, कोर्ट वाले आप गलती करें तो आपको फाइन देते, चालान बनना पड़ता है एक्सेट्रा। तो ऐसे जो भी है ना, जो रेलवे के पास जो अपन टिकट खरीदते हैं एक्सेट्रा, ये पूरे पैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स से नहीं आ रहे हैं। टैक्स के अलावा कहीं और सोर्सेस से अगर गवर्नमेंट को पैसा आता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन टैक्स। तो हम बोलेंगे इसको एनटीआर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में जो आता है हम बोलेंगे टीआर। ठीक है, यही है टैक्स रेवेन्यूज। ओके, रेवेन्यूज तो ये पूरों को मिला तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज। ओके, टैक्स, नॉन टैक्स, ये जो भी है पैसा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टैक्स, दोनों को मिला के। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 9.6%। अभी देखिए यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट है। ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये नहीं समझे तो और कुछ नहीं समझे बोले ऐसा। ओके, तो एंडिंग देखना जरूरी है शाहरुख खान की, और इंट्रोडक्शन भी देखना जरूरी है शाहरुख खान के मूवी का, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी ऐसी चीज़ है। बजट एस्टिमेट का मतलब है, निर्मला मैडम आज जो बोले हैं पार्लियामेंट में कि हम इतना देंगे, ये सेक्टर को इतना देंगे, वो सेक्टर को इतना देंगे, दिस इज कॉल्ड एज बजट एस्टिमेट। बजट में ये एस्टिमेटेड अमाउंट हम ये एक्टिविटीज को दे दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बजट एस्टिमेट। अगर आगे जाके क्या होता ये बजट देने के बाद में, इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद में, क्योंकि ये रोटेशन बेसिस है, गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं रोटेशन बेसिस में आता है। हर महीना गवर्नमेंट को पैसा आता है, वही बिकॉज हम इनकम टैक्स बनते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स बनते हैं, वेरियस अदर टैक्सेस बनते हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा आता है, वो पैसे वो स्पेंड करते रहते हैं। ये तो रोलिंग टैक्सेस के सिस्टम में गवर्नमेंट ये एस्टिमेटेड अमाउंट देती है। बट समझो ऐसा आया नहीं, गवर्नमेंट चलो 100 करोड़ हम खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट इतना सोची है, बट क्या हुआ, पैंडेमिक आने की वजह से 4 महीने तो कुछ आया नहीं, 4 महीने तो कुछ ज्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास आए नहीं। तो जो 100 करोड़ का एस्टिमेट था, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसको रिवाइज करके बोलती है नहीं भाई 100 करोड़ तो नहीं आएंगे, हमारे पास 60 करोड़ ही आएंगे बिकॉज पैंडेमिक आ गया। तो जो बजट में बोलते हैं वो एस्टिमेटेड अमाउंट है, वो फाइनल कमिटमेंट्स नहीं होते हैं, वो एस्टिमेटेड अमाउंट्स है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो वो है बजट एस्टिमेट। अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है उसमें तो गवर्नमेंट और एक न्यू वैल्यूज देती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट आर दी फाइनल कमिटमेंट्स भी नहीं होते हैं, ओके, जो एक्चुअली स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइनल कमिटमेंट्स। एक्चुअल तो 3 होते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू इंक्रीज इन 2022 बाई 9.6%। ओके, रिवाइज्ड एस्टिमेट से, जो भी रिवाइज एस्टिमेट करे ना उससे थोड़ा 9.6% बढ़ेंगे। रिवाइज एस्टिमेट में 100 रुपये आते बोल के समझे, ओके, बट आए कितने, 109 रुपये आए, ऐसा 9.6% ओवर दी रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट से थोड़े ज्यादा पैसे आए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज में, और बजट एस्टिमेट से 24 रुपये ज्यादा है, 24% ज्यादा है, 24 तो अच्छा है। ओके, बट यहां पे देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू और बयान्सी का। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आप देखिए नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ अभी पढ़े अपन, नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हम पढ़े 11.1%। ठीक है, रेवेन्यू का ग्रोथ कितना है, 9.6%। तो ग्रोथ हो रही 11.1%, बट रेवेन्यूज गवर्नमेंट को आ रहे हैं 9.6%। तो इन दोनों में बयान्सी नहीं है। बयान्सी का मतलब है दोनों बराबर ग्रो होना, ऐसा ग्रो होना, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उतना टैक्स रेवेन्यू भी ग्रो होना, दिस इज कॉल्ड एज बयान्सी। बट हमारे इंडिया में बयान्सी नहीं दिख रहा है। नॉमिनल ग्रोथ रेट देखो ऑलमोस्ट 11.9% बोलते 12% है, 11.1% 11% है, बट रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है 9.6। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11-12% है और रेवेन्यू ग्रोथ रेट 9.6 तो बयान्सी नहीं है। इसका मतलब है इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो रही है, नेशनल आउटपुट तो आ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, ऑल आर सेम। ओके, पैसा इंडिया में ज्यादा हो रहा है बट टैक्स कम आ रहा है, मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या, जितने भी लोग नए नए कंपनी शुरू कर रहे हैं वो टैक्स इवेट कर रहे हैं, या तो वो कंपनी रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट दिख रहा है बट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या, बहुत सारे कंपनीज वो या तो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या तो गवर्नमेंट को बता रहे नहीं कि हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे हैं। इस दिस हो सकता, तो ये सोचने की बात है। ठीक है, फाइन। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है मैं ही कमाया, मेरे ऊपर टैक्स लगना और मेरे नाम का रिसिप्ट से पैसे गवर्नमेंट को मैं बनना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर लगना टैक्स और मेरे नाम से मैं बनना, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये पेन कोई ना कोई प्रोड्यूस करा, जो प्रोड्यूस करता उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज टैक्स। अभी तो हम जीएसटी बोलते हैं। जो प्रोड्यूस करता उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जीएसटी, बट जो प्रोड्यूस करता ना वो ये जीएसटी मेरे ऊपर रख दिया, मगर ओके वो टैक्स लगा उस पर बट टैक्स शिफ्ट करा मेरे पे, वो ओके, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड बाई मी, बट बना तो वही,
क्योंकि उसके ऊपर लगा, बना तो वही, बट लिया किसके पास है, मेरे पास से लिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, टैक्स इम्पोज ऑन समवन बट द बर्डन ऑफ दैट टैक्स शिफ्टेड ऑन समवन एल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ये गुंजाइश ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, जिसके ऊपर लगा वो बनना ही बनना है। सो डायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रक्चर बाय एंड लार्ज रिमेन सेम, कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं लाए, कुछ भी डिलीट नहीं करे। जैसे कि अरुण जेटली साहब जब थे, जिंदा थे, तो उन्होंने वेल्थ टैक्स निकाल दिए थे, तो स्ट्रक्चर में चेंज आया था। अभी ऐसा कुछ चेंज नहीं आया, जैसे है वैसे टैक्सेस वैसी है। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज, वो भी इसमें भी कुछ बदलाव नहीं आया। ओके, बट गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक सर्वे में रंगाराजन जो अपने वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट आर्टिकल में क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज जो इंक्रीज कर दिए हैं, वो तो बाहर के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी है गवर्नमेंट। क्योंकि बाहर से अगर 1 किलो राइस आया इंडिया में, वो 40 रुपीज़ का है, और इंडिया में भी प्रोड्यूस हुआ 40 रुपीज़ में, तो गवर्नमेंट क्या करी, इनको इंपोर्ट के में 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दी, तो इनका प्रोडक्ट आया इंपोर्ट ड्यूटी के साथ 50 और हमारा प्रोडक्ट आया 40 रुपीज़। तो लोग कौन सा लेंगे, बिकॉज यू नो दैट इकोनॉमी में हम समझते हैं कि पूरे रेशनल है। रेशनल का मतलब है जिसमें आपको फायदा होता है आप वही काम करते हैं। ओके, तो अपन तो समझो कि इंडियन से प्राइस सेंसिटिव, पहले प्राइस पूछेंगे क्या है, ठीक है। तो हमारा अब तो 50 रुपये का राइस है और 40 रुपये का राइस है, क्वालिटी उतनी डिफरेंस भी नहीं है, तो हम तो 40 रुपये का लेंगे। तो इस वजह से अपने कस्टम ड्यूटीज लाने की वजह से फॉरेन प्रोडक्ट्स को बहुत डिस्करेज हुआ है। ओके, आर्टिकल में ये लिखा गया है कि ये बहुत रॉन्ग डिसीजन था गवर्नमेंट का कि कस्टम ड्यूटीज नहीं करना था, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट व्हाट, मेक इन इंडिया स्लोगन। मेक इन इंडिया आप बुला रहे हैं, आपकी कंट्री में आके बनाओ बोल रहे हैं, ओके, और आप ऐसा कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिके ही जैसा नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात है, ये तो उल्टा है, ठीक है, राइट। डिविडेंड्स और डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट को डिविडेंड, जो भी इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी फायदा हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड्स, गवर्नमेंट का डिविडेंड। ओके, और डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट के कंपनीज के शेयर्स बेच के जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिविडेंड्स से प्रॉफिट है, डिसइन्वेस्टमेंट शेयर बेचने से आता है, डिविडेंड्स इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर उसके पास प्रॉफिट आता है। ये आर बजटेड बिलो द रिवाइज एस्टिमेट, जो रिवाइज एस्टिमेट थे उससे कम आने वाले हैं, गवर्नमेंट बोल दी। अभी एक्सपेंडिचर देखेंगे, तो अभी तक हम क्या देखें, पहले इकोनॉमिक सर्वे के एस्टिमेट देखें। इकोनॉमिक सर्वे बोले कि 8 to 8.5% ग्रो होता इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी ग्रो होती, बट हमारे रंगाराजन साहब को ये बहुत अनरियलिस्टिक दिखा, ऐसा नहीं होगा। वो तो बोले इतना ही, यहाँ इतना 7 to 7.5% ही रहेगा। उसके बाद में बजट कैलकुलेशन और इन्फ्लेशन का हम देखें थोड़ा बहुत, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि 11% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो बेटर ही है, ठीक है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन हम पढ़े हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अभी पढ़ेंगे हम एक्सपेंडिचर्स। द स्ट्रेस इज ऑन बजट एक्सपेंडिचर, अपने बजट में रेवेन्यू कितना लेना, कितना कहां से रेवेन्यू को हम बढ़ाना, ये ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। अपने बजट में जो अभी के बजट जो प्रेजेंट करें ना, एक्सपेंडिचर का ज़्यादा महत्व दिया है। ओके, एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करें हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंक्रीज बाई 35%, ओके, दैन दी 2021 में जितना करे तो उससे 35% ज़्यादा कर रहे हैं, और रिवाइज एस्टिमेट से 24% ज़्यादा कर रहे हैं। तो समझो आप एक्सपेंडिचर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है गवर्नमेंट का। बट ओवरऑल देखेगा तो ये ज़्यादा नहीं है, कुछ इंक्रीज या मॉडेस्ट है, इतना तो होना चाहिए। मॉडेस्ट बोल तो इतना तो होना चाहिए, वेरी शो सम मॉडेस्टी मैन, बोल तो भाई इतना तो कर ले, इतना तो कर ले, दैट इज कॉल्ड अबाउट मॉडेस्टी, ठीक है, फाइन। देयर आर 13.2%, okay, these expenditures are 13.2% over budget estimates of the previous year, 4.6% of the revised estimates, तो ये भी हम देख लिए। The government could well have budgeted a higher level of, और थोड़ा ज़्यादा रखना था, अपने रंगाराजन साहब का है, और थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था। बट द बिग क्वेश्चन इज, ये एक्सपेंडिचर तो आप तगड़े दे दिए हैं, बहुत बड़े लंबे छोटे एक्सपेंडिचर्स के बारे में आप बोल दिए हैं, बट ये प्रोजेक्ट सच में आएंगे, ये प्रोजेक्ट सच में एग्जीक्यूट होंगे? आप जो भी एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ये रियलिटी दिखेंगी, ये इनका क्वेश्चन है। ओके, फिजिकल कंसोलिडेशन जो कि लास्ट टॉपिक है अपने आर्टिकल का। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप कम होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट जो इंडिया में 2021 में था 6.9% था। ओके, इज ए शेड हायर देन द बजट एस्टिमेट, बजट में जितना होता था बोल के बोले उससे ज्यादा हो गया, मीन्स बजट में बोले इतना ही होता, इतना हो गया। ओके, बजट एस्टिमेटेड ओनली 6.4%, बट ज्यादा हो गया लास्ट ईयर। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स एस्टिमेटेड एट 42.7% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। 100 रुपये अगर रेवेन्यू में आए,
गवर्नमेंट को 100 रुपये रेवेन्यू आए, इसमें से 42 रुपीज़ जा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को। देखो अगर कम नहीं करें तो फादर और उनके एक्सपेंडिचर का जो हाल हुआ था, घर पूरा तबाह हो जाए, वो हो जाएगा इंडिया में। द डेट जीडीपी रेशियो इन द कमिंग ईयर विल टच 60%। जो इंडिया डेट है, जो इंडिया लोगों को पैसे देना है, जो इंडिया वर्ल्ड बैंक या IMF और वेरियस गवर्नमेंट्स को पैसे देना है, वो 60% बन जाएगा। 60% इज मोर देन हाफ। ओके, ए फार क्राई फ्रॉम द डिजायर्ड लेवल। 40% होना चाहिए था भाई, 60% हो जा रहा। तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ व्हाट, फिजिकल कंसोलिडेशन फॉर श्योर। इतना गैप हम इतना दूर नहीं रख सकते, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट, okay, high on growth, low on fiscal consolidation. This is what the article is saying. Thanks a lot for reading to me. If you are having any doubts, comment section तो है अपने पास, आप उसमें लिख दीजिएगा और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। Have a nice day, take care, all the best.